गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी क्लास में पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 2 से पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम गद्य खंड पढ़ रहे थे। स्पर्श भाग 2 में हम गद्य खंड पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी बड़े भाई साहब, जिसमें इस कहानी में हमने पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद जी अपने से बड़े जो भाई है उसके बारे में जिक्र करके हमें बताए हैं। अपने बड़े भाई साहब के जो गुण थे वे किस प्रकार के थे, उसके सोच किस प्रकार के थे, इसका वर्णन प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब के जरिए करके हमें बताए हैं। तो इसमें हम पढ़ना शुरू किए थे और हम कुछ भाग पढ़ चुके हैं और कुछ भाग बाकी है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं और कहानी हम फिर से विस्तार से जानते हैं। तो चलिए अब हम प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब पढ़कर जानते हैं। लेखक बड़े प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब थे। वे दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और जो लेखक जी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब थे वे हमेशा लेखक को समझाते रहते थे कि पढ़ना मुश्किल बात है, इसीलिए हमें हमेशा पढ़ाई ही करना चाहिए। और आगे समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक फर्क ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। इस तरह लेखक के बड़े भाई लेखक को समझाते हैं और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और कहते हैं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलने तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते हैं? यानी कि लेखक के जो बड़े भाई है वे लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि जो पढ़ना लिखना है वह दाएं हाथ का खेल नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ सकेंगे। तुम मुझे देखकर नहीं सीखते हो, या तुम्हारा बुद्धि नहीं है, या तुम्हारा आँख नहीं है कि तुम नहीं देख सकते हो कि मैं दिन भर पढ़ने के लिए बैठता हूँ। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखे हो क्या? उसके बड़े भाई कहते हैं कि इतने मेले होते हैं, तमाशे होते हैं, मैंने कभी देखने गया हूँ क्या? तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं उस मेले में गया हूँ तमाशे देखने? रोज की क्रिकेटें और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े रह सकते हो। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई की रुपये क्यों बर्बाद करते हो? तो यही समझाते हुए लेखक को कहते हैं बड़े भाई कि मैं तो दिन भर पढ़ने के लिए बैठता हूँ, फिर भी मुझे एक ही क्लास में 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन तुम तो खेलते रहते हो। ऐसे खेलते रहोगे तो पता नहीं तुम्हें एक ही क्लास में कितना साल लगेंगे। तुम सोच रहे हो कि कम ही पढ़ के, मतलब मैं खेलूं भी और पढ़ूं भी तो मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस घर का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए यहाँ हॉस्टल से तुम चले जाओ घर और घर में ही रहना।
और जो भी काम है घर का वही करना और मज़े में गोली डंडा खेलते रहना। रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो लेखक के जो बड़े भाई है, बड़े भाई साहब है, वह लेखक को अच्छी राह में चलने के लिए सिखाना चाहता है, इसलिए इस तरह का बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश ही कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति फन चलाते कि मेरी जिगर से टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूटे जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचते लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते का बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी के याद न रखती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता, मैं फटक कर और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे दिखाइए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतनी दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लिजास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शारीरिक होने लगा, यानी कि आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने
अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। सहज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर तुम्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का अधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहीरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लगे गए, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पीसना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों में जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, करोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे द्वयम, स्वयं, चारूम, पंचुम लगाते चले। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर
अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन सिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा। पूछिए, उससे प्रयोजन दो गुना नहीं चौगुना हो जाए, यह आधा ही रहे मेरी बाला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों भाई, यानी कि जो लेखक है, लेखक प्रेमचंद जी और उसके बड़े भाई जो हैं, उनके बीच में हमेशा यही वार्तालाप होती है पढ़ाई को लेकर। और जो बड़े भाई साहब है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उसे भी पढ़ाई में मन नहीं है, लेकिन यह अपने छोटे भाई को, यानी कि प्रेमचंद जी को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा नसीहत देने के लिए यह दिखाना चाहते हैं कि वह भी अपने बड़े भाई साहब की तरह करे, पढ़ाई में मन ध्यान लगाए और हमेशा आगे बढ़े। लेखक के बड़े भाई साहब जानते थे कि छोटे भाई जो है प्रेमचंद जी, वे बुद्धिमान हैं, और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो और आगे दर्जे में आ सकते हैं। इसलिए वह हमेशा दिखाने के लिए इस तरह का कार्य करते थे। और बस उनके उम्र में 5 साल का अंतराल था, लेकिन कक्षा में बड़े भाई साहब 3 साल के अंतराल में थे, क्योंकि बड़े भाई साहब जो थे वे पढ़ाई में उतना मन नहीं था, लेकिन वो हमेशा दिखाने के लिए ही प्रेमचंद जी को दिखाने के लिए ही बैठे रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता था, वे समझ भी नहीं सकते थे। एक ही चीज़ जो होता था, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, और कभी कभी तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता था। लेकिन उससे पढ़ने में जो लेखक के भाई, यानी कि प्रेमचंद, जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, वे पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, और हमेशा लेकिन वे खेल कूद पर ही ध्यान देते थे। इसी को दिखाने के लिए लेखक के बड़े भाई साहब हैं, वे हमेशा लेखक को समझाते थे। तो इन्हीं के बीच में यह वार्तालाप होती है इन्हीं बातों को लेकर। तो यह हम बड़े भाई साहब के बारे में समझ गए हैं कि दोनों के बीच में क्या बातें होती है, और इसमें हम पहला अंक समझ चुके हैं, कि पहला भाग हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आप अपना जो पाठ्य पुस्तक है वह भी अच्छी तरह से पढ़िए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझते हैं।